नमस्कार, मैं पर्यावरणविद कलंदर खान। आप देख रहे हो मिशन पृथ्वी। काफ़ी समय बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ और मैं जिस जगह रहता हूँ ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी भाग है, इसमें रेगिस्तान ज़्यादा है और हम इस क्षेत्र में भ्रमण करके आए, टूर पे निकले थे। जल की स्थिति कैसी है? कई जगह पे स्थिति ऐसी है कि 12,000 फीट पे भी पानी नहीं निकाल रहा, यानी 1000 फीट गहराई कर दी और पानी नहीं आ रहा है। और कई जगह ऐसी कंडीशन है कि 2-3 फसलें दी और उसके बाद में पानी खत्म है। ये क्षेत्र है छापर से बीकानेर की तरफ, नोखा की तरफ इस साइड में, और नागौर की तरफ भी पानी की कंडीशन खराब है। 2-3 फसलें अच्छी मिलने के बाद में पानी खत्म हो जाना, ये एक चिंता का विषय है। सिर्फ पानी का दोहन किया और दूसरा काम नहीं किया। हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 फसल है वो बड़ी अच्छी ली और वहां पे उनका जो ट्यूबवेल का खर्चा आया 10 लाख से ऊपर, उनका ट्यूबवेल का खर्चा आया बनाने में, कुआं खोदने में। और कंडीशन क्या है आप देख लो। जल की समस्या पश्चिमी राजस्थान में बहुत भयावह है। ऐसे भूजल स्तर गिरता रहा तो एक दिन डिजर्ट एरिया पूरे राजस्थान को खा जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमने सॉल्यूशन पहले भी बताए थे कि हम फसल तो लेना चाहते हैं, वृक्षारोपण नहीं करते। अगर वो ही किसान ऐसा करते कि जो सीमाएं हैं खेत की उसके ऊपर पौधे लगा देते और वो बड़े पेड़ का रूप ले लेते, और वृक्ष जहां पे होते हैं वहां पे भूजल स्तर नहीं गिरेगा, जमीन का पानी नहीं गिरेगा। वृक्ष में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सूर्य की किरणें जब पत्ते पे गिरती है तो पेड़ की जड़ें पानी को ऊपर खींचती है और तने के माध्यम से पत्तियों तक जाता है पानी। वहां पे पत्तियों में शर्करा बनता है, यानी भोजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है पत्तियां और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ठंडी गैस है, तो ये जो जमीन की सतह है वो जल्दी नहीं सूखेगी और जमीन का पानी ऊपर की तरफ रहेगा। और ये कंडीशन लागू होती है बाढ़ जब आ जाती है। जहां वृक्ष ज्यादा होंगे वहां पे बाढ़ का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वो सिस्टम है, जड़ें ऊपर के पानी को नीचे ले जाएगी। वृक्ष की जड़ें जमीन के अंदर जल का भंडार बनाए रखती है। वर्षा जल संचयन का सबसे बड़ा माध्यम वृक्ष ही है, पेड़ है। आप समझ रहे हो ना? अब क्या है कि ये पानी की जो स्थिति है बड़ी भयावह है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? खेत की सीमाओं पे हमने वृक्ष लगा दिए। खेत अगर बड़ा है तो सेंटर से एक लाइन में लगा दिए, और अगर और भी बड़ा खेत है तो एक और लाइन में लगा दी। इससे क्या होता है कि निराई गुड़ाई में भी कोई दिक्कत ना हो, सिंचाई में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, किसान की आय बढ़ेगी। इससे एक तो फसल अच्छी होगी। जो वृक्ष लगाए हैं हमने वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाए तो उनको काट के बाजार में बेच दो और उनकी जगह नए पौधे लगा दो। समझ रहे हो ना बात? उनकी जगह नए पौधे लगा दो तो इनकम डबल हो गई। अब बहुत से पेड़ राजस्थान में ऐसे हैं जिनकी पत्तियों से पशुधन पल जाता है। उनकी पत्तियों से आप पशुधन पालिए, और पशुओं से जैविक खाद जो मिलती है वो अपने खेत में दीजिए। रासायनिक खाद से आप छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि रासायनिक खाद से प्रेजेंट टाइम में बहुत सी बीमारियां हो रही है।
अस्थमा है, हार्ट अटैक है, कैंसर है, ऐसी घातक बीमारियां रासायनिक खाद की वजह से हो रही है। इनका एक प्रमुख कारण ये है, इन बीमारियों का कारण और भी हो सकते हैं, पर एक कारण ये है। और ये घातक बीमारियां ज्यादातर ये जो हमारा जो इकोसिस्टम है वो सही नहीं चलने की वजह से हो रहा है। पोल्यूशन ज्यादा है, पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, क्योंकि रासायनिक खाद से हम जो हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो बेनिफिट ये हुआ कि कई किसान ऐसे मिले हमें कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जमीन बहुत है, हम फसल कैसे लें कि भाई पशु है हमारे खेत में, खेत की बाउंड्री है वो कमजोर है। अगर खेत की बाउंड्री के चारों तरफ हमने वृक्ष लगा दिए और उनसे वायर बांध दिया कंटीला, तो खेत की सुरक्षा भी हो जाएगी, वृक्षों के पैसे भी मिल जाएंगे, पशुधन पल जाएगा, पशुधन के पैसे मिल जाएंगे, और पशुधन की जो जैविक खाद है उससे हमारी फसलें तैयार हो जाएगी और जमीन का पानी भी नहीं गिरेगा, हवा भी हमारी शुद्ध हो जाएगी। कितने बेनिफिट है आपको गिनाऊं तो 100 के समथिंग बेनिफिट है। और जो पेड़ है वो कट करके बाजार में आएंगे तो हमारे जंगल कटने से बचेंगे और जो घातक बीमारियां हैं उनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो जल का मिशन हम लेके चल रहे हैं, अकेले आदमी से ये काम नहीं होगा। मेरे कहने से बहुत से लोगों ने सीमाओं पे पेड़ लगाए हैं, पर जब तक हर किसान जो रबी की फसल करता है वो सब किसान अगर पेड़ ना लगाए सीमाओं पर, तब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं होगा। जल संचयन का, वर्षा जल संचयन का स्थायी समाधान नहीं होगा। सीमाओं पे पेड़ लगाइए। दूसरी बात, आप अपने जो ट्यूबवेल है उसको रिचार्ज करते रहिए। उसके 100 बाई 100 फीट पे एक जो ढलान नुमा है पॉलीथीन डाल दीजिए और ये जो वर्षा जल है उसके अंदर जाने दीजिए। आपका ट्यूबवेल है, कुआं है, वो रिचार्ज होता रहेगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, हमारा देश खाद्य तेल बड़े स्तर पे इंपोर्ट करता है, आयात करता है। 1,30,000 करोड़ पर वर्ष आयात करता है। ये रकम बहुत बड़ी होती है। अगर हम इस क्षेत्र को डेवलप करें खेती के लिए तो ये बड़ी संख्या है वो घटकर कम हो जाएगी। तिलहन की जो फसल है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है। तिलहन में तिल्ली समझ लो, ये मूंगफली समझ लो, और भी बहुत से फसलें होती है और ये बहुत बड़ा एरिया है। जल की स्थिति अगर अच्छी होगी तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छे परिणाम होंगे। दूसरी बात, हमें दलहन की फसल भी इस क्षेत्र से अच्छी मिलती है। हमारा देश दालें भी इंपोर्ट करता है। 30,000 करोड़ के समथिंग सालाना दाल आयात करता है, इंपोर्ट करता है, और दलहन की फसल भी अच्छी होती है। एक तो हमारे देश पे जो आयात का भार है, इंपोर्ट का भार है, वो कम हो जाएगा, किसान स्ट्रांग हो जाएंगे और पशुधन के पैसे मिलेंगे, यानी कि किसान को 3 गुना ज्यादा मुनाफा। पेड़ लगाए, पेड़ों को काट के बेचोगे तो उससे फायदा, पशुधन पल गया उससे फायदा, और फसलों से फायदा, और जो अनाज है, फल सब्जियां, जो कुछ भी है वो सारी पौष्टिक यानी कि जैविक खाद से तैयार हो रही है। आप समझ रहे हो ना बात? जो पर्यावरण को तो फायदा है वो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां पेड़ ज्यादा होंगे वहां पे हवा शुद्ध होगी, वर्षा ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा होगी, और जो बाढ़ का खतरा है, जगह जगह बाढ़ आती है, उसका खतरा कम हो जाएगा।
पेड़ जमीन से जैसे पानी को ऊपर खींचता है जड़ों के माध्यम से, वैसे ही ऊपर अगर जल की मात्रा ज्यादा है तो पेड़ की जड़ें ऊपर के जल को जमीन में भंडार कर लेती है, जमीन में भंडारण हो जाता है जल का, तो ये जल की समस्या कभी नहीं रहेगी। अब क्या होता है कि हमारे शहरों में हम देखते हैं वर्षा ऋतु में जगह जगह पानी भरा रहता है, उस पानी को भी हम जल संचयन के रूप में काम में ले सकते हैं, भूमि में पहुंचा सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास प्लान है। राजस्थान के बहुत से शहरों में घूम के देखा, इस वर्षा ऋतु में बहुत से शहरों की हालत खस्ता है। और एक बात और है, जितने भी शहर है उनके पास हमारी सरकार की आरक्षित जमीन मौजूद है, जिसको कुछ जगह ओरण बोलते हैं, जोहड़ बोलते हैं, गौचर बोलते हैं, जो भी उस जमीन में उस पानी को आप पहुंचाइए, वहां पे जल संचयन कीजिए, जमीन के भंडार में पहुंचाइए। एक तो हमारा शहर है वो साफ सुथरा रहेगा, बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। अब की बार देखा होगा बाढ़ से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम अगर जल संचयन करें तो राजस्थान में इतनी खेती हो सकती है, पर्यावरण संरक्षण के मामले में भी राजस्थान अग्रणी रहेगा। जो डिजर्ट एरिया है वो पूरा ग्रीन हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है आप उनको अवगत करवाइए, ये हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको आप बार बार अवगत करवाते रहिए कि जल की समस्या है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि नहर का पानी आ रहा है या और कोई पानी आ रहा है, चलो वो पानी तो आता रहेगा, हमारा जो जमीन का भंडार है उसको तो खत्म ना करें। पहले ये जमीन का जो पानी का भंडार है इसको बचा के रखना जरूरी है। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि है आप उनको अवगत करवाइए, चाहे वो विधानसभा सदस्य हो, लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, वो वहां पे प्रश्न लगाए। और ये जो डिजर्ट वाली जमीन है ये पूरी हरी भरी हो जाए, पेड़ पौधे हो जाए, जल का स्तर ऊपर आ जाए। और हम जब करना चाहेंगे तो ऐसा कोई नामुमकिन काम नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब पॉसिबल हो सकता है। आप जो मेरा जो वीडियो है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आने वाले समय में ये जो जल की समस्या है ये बड़ी समस्या है। हमारे देश में विश्व की 18% आबादी रहती है और हमारे पास जल का भंडार है सिर्फ 4%। और अगर राजस्थान में देखें तो जल की मात्रा बहुत कम है। अगर हम जल संचयन, जल संग्रहण नहीं करवाए तो जो आने वाला समय है वो बड़ा भयावह होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। अगला हमारा जो मिशन है वो है कि वायु प्रदूषण है वो बड़े लेवल पे हो रहा है। जैसे हमारे देश की राजधानी है दिल्ली और उसके जो नज़दीकी क्षेत्र है उसमें वायु की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। हम उस पर फोकस करेंगे क्योंकि YouTube की गाइडलाइन है उसकी पालना हमें करनी जरूरी है। YouTube ने नई गाइडलाइन जारी की है कि आप एक सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो इस जल के ऊपर मैंने कई वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो बनाया। अगला जो वीडियो होगा वो वायु प्रदूषण पे होगा। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि ये जो मेरे जो प्लान बनाए हुए जो प्लान है किस हिसाब से काम करे, तो उस प्लानों के तहत अगर काम हो जाए तो दुनिया की कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो उस प्लान के तहत अगर काम होगा तो जल की समस्या कभी नहीं होगी। और दिल्ली के बारे में और दिल्ली के जो नज़दीकी जो क्षेत्र है, नोएडा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उस पोल्यूशन पे फोकस करेंगे और उस पोल्यूशन का भी स्थायी समाधान है अगर हम सही ढंग से काम कर ले तो मेरा आपसे फिर से
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बोलने में हो सकता है कोई त्रुटि रहे, क्योंकि मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक पर्यावरणविद हूँ और बार बार आपको सूचित करता हूँ। आप जो मेरे जो मैसेज है इनको आगे फॉरवर्ड करिए, आगे शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हो और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करें और ये जो समस्या है उसका जो स्थायी समाधान क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें। आज प्लानर बहुत है, प्लान लोगों के पास बहुत है, काम करने वाले हैं, लेकिन जो जो हमारी सरकारें हैं उन प्लानों के ऊपर फोकस करें, तभी ये संभव होगा। अगले वीडियो के लिए आप वेट करते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।